हेलो फ्रेंड्स, बरदायनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज क्लास हो रही है, तो पहले हम आपको बता दें कि आज से 5 से 7 क्लासें आपकी मॉडर्न इंडिया की होने वाली हैं। तो ये 5 से 7 क्लासों में आप लोगों को इस एमसीक्यू के साथ, जैसे कि ये ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन के साथ हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताएंगे वो फैक्ट आपको एक नोट्स में बनाना है और काफ़ी मतलब सभी को लिखते चले जाना है साथ में। और जब ये क्लास ओवर हो जाएगी तो उसके आधे घंटे बाद एक बार उस पूरी जो आपने नोट किया उसका रिवीजन कर लेना। इस बार डे बाय डे आप देखना 6 से 7 दिन में एक अच्छे लेवल पे आपके मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगी। और विश्वास करिए 7 से 8 दिन बाद आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर उठाइए, आपको क्वेश्चन सभी के सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहले, यह भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 1952 से लेकर 62 तक था। याद रहेगा, 1952 से लेकर 1962 तक था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं से कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति नहीं थे तो उस समय वह भारत में जब जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस अंतरिम सरकार में ये कौन थे? तो ये कौन थे? कृषि एवं खाद्य मंत्री। क्या कौन थे? कृषि एवं खाद्य मंत्री। याद रहेगा। अगला पॉइंट इसी से पूछा जाएगा कि बताइए जो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। 1934 का तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि बताइए कि 1934 में जो कांग्रेस की मुंबई अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इसे क्या कहा जाए? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें देश रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश रत्न। याद रखो, ये इनका उपनाम हो गया। उपनाम के बाद अगला पॉइंट इनसे क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे क्या कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 कांग्रेसी अधिवेशन किए हैं, एक में दोनों बता दे रहे हैं। एक किया था हरिपुरा और दूसरा किया था त्रिपुरी। तो अब हम इनको क्यों लिया है? तो ध्यान रखना, हरिपुरा जो हुआ था 1938 में हुआ था और त्रिपुरी हुई थी 1939 में। तो क्वेश्चन क्या है कि हरिपुरा को इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी नहीं है, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों सुभाष चंद्र बोस से थे। अब क्वेश्चन क्या है कि बताइए त्रिपुरी अधिवेशन में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे तो उस समय उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो त्यागपत्र देने के बाद इस पद को किसने संभाला था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जब पद रिक्त कर दिया तो उस पर अध्यक्षता कौन करेगा उस समय? तो उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ऐसे पॉइंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हैं दोनों, हरिपुरा त्रिपुरी, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी क्वेश्चन भी बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो जरूर ध्यान रखें। पहली पुस्तक बिल्कुल सीधे सीधे लिख लो, महात्मा गांधी एंड बिहार। दूसरी कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड। ये अभी एसएससी पूछता रहता है इस पुस्तक को, इंडिया डिवाइडेड। याद रखना। अगली पुस्तक का नाम क्या है? उनकी आत्मकथा। नाम का भी नाम, उनकी जो पुस्तक है उसका भी नाम है आत्मकथा। क्या नाम है? आत्मकथा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगली पुस्तक का नाम हो जाएगा बापू के कदमों में। नाम क्या है? बापू के कदमों में। बापू के कदमों में पुस्तक किसके द्वारा लिखे थे? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा है। अगली पुस्तक का नाम है सत्याग्रह एट चंपारण। देखो मैंने इसको काफ़ी एनालिसिस करने के बाद काफ़ी मतलब पेपर हुए हैं, उन सभी से क्वेश्चन निकाले हैं, तब मैंने एक नोट तैयार की है। वही नोट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ इस तरह, एमसीक्यू बेस्ड की तरह। ठीक है, याद रहेंगे राजेंद्र प्रसाद जी से इतने क्वेश्चन। चलिए कुछ और देख लेते हैं। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्पूरी ठाकुर कौन है? कर्पूरी ठाकुर, तो ये बेटा क्या है? ये बिहार के कभी एक समय मुख्यमंत्री भी रहा करते थे। याद रहेगा। जेपी नारायण को सभी जानते हो, इन्हें लोकनायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जेपी। तो फिर इन्हें भी कुछ कहा जाता होगा, तो इन्हें जननायक कहा जाता था। क्या कहा जाता है? जननायक। इन्हें देश रत्न। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। जेपी नारायण से तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जिस तरह से बनते जाएंगे उस तरह से हम लोग देखते जाएंगे। इस क्वेश्चन का देखो 99% है क्वेश्चन, आप पढ़िए और फिर अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और देखना वो आंसर आपका लगभग गलत ही हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, मुगल, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गलत। राइट आंसर हो जाएगा मराठे। मराठा ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था।
याद रखना, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ मुगलों पे ही ध्यान दिया जा रहा है, तो मुगले ही होंगे। अगला पॉइंट है, ये देखो सरल क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ इसकी लेवल थोड़ी सी अधिक है कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो आंसर हो जाएगा रूस। अब मैं जब आपको एंग्लो अफगान युद्ध बताएंगे उस समय ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, कि उस समय पहला जो एंग्लो अफगान हुआ था उस समय ऑकलैंड के समय हुआ था। तो इनके एक एक के व्यक्ति पूछे जाते हैं कि उस समय अंग्रेजी शासक कौन था, ठीक है। तो इसकी हम 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बना देंगे अलग से, सभी युद्धों की, मराठा की, मैसूर की, कर्नाटका की, बर्मा की, अफगान की। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इसको इग्नोर भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को। चलिए, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से देखो, इसने मतलब ये आशा भी नहीं कर रहे थे कोई कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है मैं उसको पहले से आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली, पहला क्वेश्चन आता है सहायक संधि कौन लेकर आया? तो याद रखो, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली नहीं लेके आए थे, याद ना। सहायक संधि सबसे पहले डुप्ले लेके आए थे। कौन लेके आए थे? डुप्ले। और इसको ये लेके आए। अब इसको स्वरूप किसने दिया? वेलेस्ली ने। तो सब लोग ये सोचते हैं सहायक संधि लेके आए लॉर्ड वेलेस्ली, नहीं, सहायक संधि लेके आए थे डुप्ले, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से अप्लाई किया लोगों, मतलब जो राज्यों में, प्रांतों में लागू किया, वो वेलेस्ली ने। इसलिए क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि वेलेस्ली की सहायक संधि। तो जब तक वेलेस्ली की वर्ड न लगा हो तब तक सहायक संधि का आंसर डुप्ले ही रहेगा। अब सुनो, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, है ना? पहला मराठा सरदार कौन सा? तो आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन हो जाएंगे? पेशवा बाजीराव द्वितीय। याद होगा शायद, पुराने बच्चों को तो पढ़ाया हुआ है। 1802 में बसीन की संधि हुई थी, बसीन की संधि। और इस बसीन की संधि के माध्यम से बाजीराव पेशवा द्वारा ज़बरदस्ती इस संधि को स्वीकृत करवाया गया और कहा गया कि भाई साहब अब निकल लो यहाँ से। तो अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया गया कि बताइए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पूछ दिया, ठीक है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकृत करने वाला पहले लोग कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे। याद रखना, ये लिखते चलो। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में स्वीकृत किया। इसके बाद मैसूर ने किया। किसने किया? मैसूर ने। फिर तीसरे नंबर पर मैसूर व तंजौर भी कह सकते हो, ठीक है, तंजौर दूसरे नंबर पर। तीसरे पे है अवध और चौथे पे हैं पेशवा, जो अभी अब मैंने पूछ दिया इस क्वेश्चन का आंसर। चौथे पे पेशवा हैं, पाँचवें पे हैं भोसले और छठवें पे हैं सिंधिया। कौन है? सिंधिया। तो क्वेश्चन समझो, सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजामों ने। दूसरे नंबर पे किसने किया था? मैसूर और तंजौर ने। तीसरे पे किसने किया था? अवध ने। चौथे पे किसने किया था? पेशवा ने। पाँचवें पे किसने किया था? भोसले ने। और छठवें पे किया था सिंधिया ने। तो क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये जैसे कि पूछा जाए कि बताइए कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने मियाँ के द्वारा अवध ने कब इसे स्वीकार किया था? तो अवध ने किया था 1801 में। तो हम सिर्फ अवध का ही बताने वाले हैं। सबसे पहले किसने किया था? हैदराबाद ने। तो पेशवा वाला कब था? पेशवा वाला था चौथा। कैसे? हैदराबाद, मैसूर, अवध और पेशवा। याद रहेगा? तो याद रखो, किस पेशवा ने किया था? पेशवा बाजीराव 1801 में अवध में। अवध का क्यों? क्योंकि यूपी का अगर आप कोई पेपर दोगे तो ये बिल्कुल पूछे जाने वाला है वेलेस्ली की सहायक संधि द्वारा कि बताइए अवध के ऊपर ये सहायक संधि कब अप्लाई की गई थी? तो 1801 में। और 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के ऊपर, या मैं कह सकता हूँ पेशवाओं के ऊपर, सबसे पहले हैदराबाद के निजामों पर। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मॉडर्न इंडिया का सबसे फेवरेट टॉपिक मान लेते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। पहला क्वेश्चन, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो भैया पुनर्जागरण काल ऐसा कहीं आपने सुना होगा, तो ये वही क्वेश्चन बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। याद रहेगा, राजा राम मोहन राय। इसके बाद अगर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ना चाहें तो खूब एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि अब राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। नंबर 1, इन्हें भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। सुनते जाना, लिखते जाना। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण का, इन्हें नहीं, इन्हीं को, ठीक है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है? नव प्रभात का तारा। लिखते जाना, नव प्रभात का तारा। अगला क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, भारतीय पत्रकारिता का जनक। भारतीय पत्रकारिता का जनक इन्हीं को कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि राजा राम मोहन राय हैं,
तो राजा की उपाधि इसे किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट क्या पूछा जाएगा इनसे कि अब देखो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्थाएं जो इन्होंने की थी, इनके समय हुई थी या इनके समय बनी थी, याद रखना। पहली है हिंदू कॉलेज। पहली है हिंदू कॉलेज। क्वेश्चन आएगा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। किसके समय हुई थी? किसके समय हुई थी? राजा राम मोहन राय के समय हुई थी। अब राजा राम मोहन राय तक नहीं क्वेश्चन सीमित है, क्वेश्चन घुमा देते हैं किस तरह से। ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत हो गया, ये नहीं है। हिंदू कॉलेज की जो स्थापना राजा राम मोहन राय के समय तो हुई थी, लेकिन ये 1817 की है, क्योंकि बिल्कुल मुझे इससे जल्दी याद हो गया क्योंकि हिंदू कॉलेज के पहले आत्मीय सभा हुई, क्योंकि ये सिविल सर्विस में भी पूछी जाने वाला क्वेश्चन था कि आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत और ब्रह्म समाज, इन चारों क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले आत्मीय सभा आई थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसके समय हुई थी? इन्हीं के समय। कब हुई थी? 1815 में। दूसरे पे हिंदू कॉलेज 1817 में। तीसरा है वेदांत कॉलेज, नाम क्या है? वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज 1825, बिल्कुल एजिटेज याद कर लो। और फिर आज ब्रह्म समाज, मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रह्म समाज 1828 ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म सभा। कल ऐसे ही पूछ देंगे क्लास में कि बताइए आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। किसके समय, किसने करवाई थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखो यहीं से, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गौतम बता दे रहे हैं क्योंकि मन नहीं मान रहा है कि जो हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने तो की थी। अब क्वेश्चन आएगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से की थी? किसकी सहायता? तो राजा राम मोहन राय और बेंटिक जैसे ऐसा लगता है कि ये दोनों तो जुड़े हैं कहीं ना कहीं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे हिंदू कॉलेज पूछा गया, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्या? डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना। और जब भी क्वेश्चन आएगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से की थी, वहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक जरूर रहेगा और बच्चे उसी पे लगा के आएंगे। आप लोग याद करके जाना, डेविड हेयर के साथ की थी। थोड़ा छोटा कर लें, अब सही चलेगा, चलिए याद रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। पहला, आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? क्या नाम? आध्यात्मिक पिता। आध्यात्मिक पिता किसे कहते हैं? विवेकानंद जी को। आध्यात्मिक पिता विवेकानंद जी को। लेकिन किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने किसे भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है? विवेकानंद जी को। या विवेकानंद जी को आध्यात्मिक पिता किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। दोनों प्रकार के पॉइंट बन जाते हैं। सब लोगों ने शिकागो का वो सब सम्मेलन पढ़ा है, वो हम नहीं बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला, दी न्यूयॉर्क, नाम क्या है? दी न्यूयॉर्क, SSC CGL का क्वेश्चन है। दी न्यूयॉर्क हेराल्ड, द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवेकानंद जी को, ये अंग्रेज है, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवेकानंद को तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा। तूफानी भ्रमण करने वाला साधु द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा। और किसे कहा? विवेकानंद जी को कहा। याद रखना ये पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट, जो मैंने कहा ना, वो जो आपको आता है वो बिल्कुल नहीं बताएंगे। विवेकानंद जी ने कैलिफोर्निया में, नाम कहा, कैलिफोर्निया की खाड़ी आपने सुनी होगी जब हम लोग उत्तरी अमेरिका पढ़े थे, तो कैलिफोर्निया में इन्होंने किसकी? शांति आश्रम, नाम क्या है? शांति आश्रम की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। बिल्कुल ऐसे याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सरल। अगला पॉइंट, हम लोग दयाराम सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस इतना पढ़ लो अभी के लिए। इनका मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर है। मूल नाम इनका क्या है? मूल शंकर। या बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर है। दयानंद सरस्वती, बकाया हम आगे पीछे पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए हम आपको होमवर्क देंगे, इससे पता चलेगा कि आपने हमारी वीडियो देखी या नहीं देखी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों के राष्ट्रीय गान गाए हैं, तो एक मैं बता दे रहा हूँ, तो नाम है इसका जन गण मन, जो कि भारत का है। दूसरा किस देश का गाया है, और किस देश का गाया है अगर आपको पता है तो ये बता दीजिए वो किस भाषा में भी गाया गया है, किस देश का राष्ट्रीय गान गाया है और किस भाषा में गाया गया, ये भी आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन है, आपको पता होगा, 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए भारत का नोबेल दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। अब देखो इसके हम शॉर्ट ट्रिक याद करा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कभी नए बच्चों ने तो कभी पढ़ा ही नहीं होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1978 में आया मतलब आया, याद रखना, एक आया होता है, एक ख़त्म करना होगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? सीधी सी बात है कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी छापोगे, मैं तुम्हारा ये जो कह सकते समाचार पत्र सब बंद कर देंगे। तो बस इसी तरह से अब
एक रफ भाषा में या देसी भाषा में समझ लीजिए कि आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक तरह से ऐसा एक्ट था जिसमें आप अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी छापेंगे किसी प्रकार का कि मतलब उस वहाँ की सरकार के प्रति कुछ भी छापेंगे गलत, वो बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ से हम 3-4 नए क्वेश्चन बताएंगे जो अभी तक शायद सुने ही ना हो। पहला क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लागू हुआ? ला, देखो ला से हुआ लिट्टन, ला से लिट्टन, और अगर मैं कहूँ कि रद्द हुआ, रद्द, रा से रद्द और रा से रिपन, याद रहेगा। लिट्टन ने लागू किया, रिपन ने रद्द किया। क्वेश्चन है किस वायसराय कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ? तो आंसर होगा रिपन, और लागू हुआ लिट्टन। लिट्टन रिपन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए कहाँ तक, लगभग मुझे लगता है ये तो कभी भूलोगे ही नहीं अब कि सर अगर पेपर में आ गया तो हम तो गलत नहीं करने वाले अब, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एक और नाम से जानते हैं, नाम क्या है? मुँह बंद करने वाला प्रेस एक्ट, मुँह बंद करने वाला अधिनियम, मुँह बंद करने वाला अधिनियम इसी को बोला जाता है। या गला घोंटने वाला एक्ट, गला घोंटने वाला एक्ट। बहुत टाइम लगता है बेटा नोट्स बनाने के लिए, तब अच्छे से नोट तैयार हो जाते हो, फिर एक बार रिवीजन कर लो, विश्वास करो कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और हम आशा करते हैं आप लोगों ने लगभग 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, आपको लगने लगा होगा लगभग अगर मैं 5 से 7 क्लास ले लूँ मेरा हो जाना है। आप एक बार इसी क्लास को पूरा देख ले लास्ट तक, फिर आप बताना कि कितना आपको पहले आता था और कितनी नई चीज़ें आपने सीखी हैं। चलिए अगला पॉइंट, थोड़ा सा हंसी वाला भी पॉइंट है। जैसे कि आपने जब हमने बताया कि जब इसमें इस एक्ट का काम यही था कि अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ भी छापेगा तो वो रद्द कर दिया जाएगा या बंद कर दी जाएगी। तो एक पत्रिका थी, नाम क्या है? अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, बाजार पत्रिका। ये पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मुझे लगभग आई थिंक मोतीलाल घोष, 2 भैया थे, दोनों भाइयों ने, याद रखो। पहला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका किसने प्रकाशित की? बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। अमृत बाजार पत्रिका किसके ने प्रकाशित की? तो मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। शिशिर पेपर में आते हैं, तो शिशिर कुमार घोष का याद कर लेना, शिशिर कुमार घोष, थोड़ा बड़ा कर लें, शिशिर कुमार घोष। अब क्वेश्चन क्या था कि जो वो अखबार निकाला था ना, अमृत बाजार पत्रिका, तो उसे इन्होंने बंगाली भाषा में छाप दिया था। लेकिन जब इन्होंने ये नियम पढ़ा या ये नियम के बारे में पता चला तो कि बंद हो जाएगा, तो इन्होंने इसको तुरंत रातों रात, ध्यान रखना ये लाइन आती है कि वह कौन सी पत्रिका थी जिसने रातों रात उसे अंग्रेजी भाषा में बदल दिया था, अंग्रेजी भाषा में। तो बंगाली में छापा जाता था और रातों रात अंग्रेजी भाषा में छापा गया था। ये नाम क्या था? अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में बदल गई थी, ध्यान रखना। अब एक पत्रिका याद हो गई आपको शिशिर कुमार घोष की। दूसरी पत्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है कि एक पत्रिका थी, नाम इसका मिरात उल अखबार, सीधा सीधा पेपर में आता है। मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? मिरात उल अखबार ये हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। रट लो इसको, राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा अखबार प्रकाशित होता था? मिरात उल अखबार। पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है कि इस एक्ट का समर्थन किसने किया था? इस एक्ट का किसने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने कहा था? हाँ सही है भैया, कोई नहीं छापेगा, गलत बात, ठीक है, हम बताते हैं किसने छापा था। तो याद रखना ये वो पत्रिका थी पायनियर, पायनियर समाचार पत्र ने इसका समर्थन किया था। याद रखना समाज, क्योंकि तीनों पेपर में आती हैं। जब आपके नोट तैयार हैं तो पेपर में क्या पूछ दे, याद रखो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था उसका समर्थन कौन से समाचार पत्र ने किया था? पायनियर ने। किसने रातों रात बदल दिया था? नाम हो जाएगा आपका अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। और इसी से संबंधित है एक मिरात उल अखबार, इसे पूरी तरह से बंद करना पड़ा था। तो ऐसे कई अखबार थे, अब हम आपको नहीं बताने वाले अभी क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनते हैं। यहाँ से लगभग ये ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ से बच्चे सोचते हैं हाँ सर अब हमें लगने लगा कि अब मॉडर्न पढ़ा रहे हैं 1905 से। तो ये ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मॉडर्न इंडिया तो सभी को पता होगा कहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो निम्नलिखित में से नेताओं में से कौन ने स्वदेशी के समर्थक हैं? कौन स्वदेशी के समर्थक हैं? तो अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, लगभग सभी हैं, सभी स्वदेशी के समर्थक हैं। अब इतने से तो काम चलेगा नहीं, हमें तो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवाने हैं, ये तो सिर्फ बहाना है आपको क्वेश्चन कराने का। पहला, स्वदेशी शब्द किसने दिया? याद रखो स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया? बच्चा मुँह ठाक लगा देता, दादा भाई नौरोजी। भाई सब ध्यान रखना, सबसे पहले इस शब्द को दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था। और स्वदेशी शब्द का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया गया था?
अब बच्चों ने सोचा सर ये तो क्वेश्चन पढ़ा है 1906 का, 1906 में दादा भाई नौरोजी, नहीं, ध्यान रखो पहले 1905। हम बेसिक पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इस बार इतने डीप पूछे जाते हैं कि हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं हम उस पर टिक लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कुछ और भी हो जाता है अब। तो 1905 में बनारस का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, किसका, बनारस का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखना, बनारस का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1905 में, ठीक है। उस समय इस प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था, पारित नहीं हो पाया था। जब पारित नहीं हो पाया तो 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ और दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में से पारित कर दिया गया। अब बताओ, क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वदेशी शब्द सबसे पहले किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ, तो पारित हुआ, ये हो गया पारित, तो यहाँ पारित नहीं हुआ था, यहाँ सबसे पहले लाया गया था, इसलिए बच्चे 1906 वाला लगा देते हैं। लेकिन सबसे पहले 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के जो बनारस का वहाँ लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। अब मैं पूछूं स्वदेशी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो आंसर लगाना नहीं, दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। चलो इसको लेकर हम कभी और चर्चा करेंगे, काफ़ी लंबा खिंच जाएगा फिर ये। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ। देखो दो हैं, अभिनव भारत से रिलेटेड एक पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अभिनव भारत की स्थापना किसने की, या ये क्रांतिकारी संगठन कौन लेके आया, नाम है भाई साहब बी.डी. सावरकर। नाम क्या है, बी.डी. सावरकर, बी.डी. सावरकर। अब आपको कमेंट्स में इनका फुल फॉर्म लिखना है, किनका, बी.डी. सावरकर का फुल फॉर्म, इससे पता चलेगा कि आप लोग क्लास ले रहे हैं। बी.डी. सावरकर ने, तो क्वेश्चन आएगा अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, भाई साहब तुरंत लगा देना बी.डी. सावरकर। सर कब की थी जी, और दिमाग में आ रहा था सर 1904 में, 1904 में। एक और हम थोड़ा सा यहीं जोड़ दे रहे हैं कि 1899 की बात है, 1899 में एक स्थापना की थी इन्हीं ने, बी.डी. सावरकर ने। कहाँ की थी, या इनका क्या नाम था, इसका मित्र मेला, नाम क्या था, मित्र मेला। मित्र मेला का ही नाम बदलकर क्या कर दिया था 1904 में, अभिनव भारत। तो मित्र मेला का दूसरा नाम क्या, अभिनव भारत। मित्र मेला भी एक क्या, क्रांतिकारी संगठन। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन कौन से संगठन क्रांतिकारी नहीं है, तो भाई साहब ये तो है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बी.डी. सावरकर तो भाई साहब, ये तो भाई साहब हम कह सकते हैं कि आपके पेपर में बिल्कुल ये समझो बैठे हैं, 1857 का विद्रोह पढ़ोगे भाई साहब, किताब लेके बैठे हैं। कैसे कि इनकी प्रमुख पुस्तक है, हर एक बच्चे को पता होगी, शायद याद भी आ गई होगी, बोल दिया होगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी, बी.डी. सावरकर ने। चलिए बिल्कुल बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में जो क्वेश्चन आएगा कि महाराष्ट्र में प्रथम क्रांतिकारी घटना कब हुई थी, तो 22 जून को हुई थी, 22 जून को 1897 में हुई थी। यह 1904 में बनी थी, तो इससे सबसे पहले क्रांतिकारी घटना कौन हो गई थी, 1997 में। किसने की थी सर, चापेकर बंधुओं ने की थी, चापेकर बंधुओं ने। किसने की थी, चापेकर बंधुओं ने। किसको मार दिया था, चार्ल्स रैंड को मार दिया था। किसको मार दिया था, चार्ल्स रैंड को मार दिया था, और एम हर्स्ट को मार दिया था, एम्स हर्स्ट को मार दिया था। याद रहेगा। अब क्वेश्चन मैंने ये पूछा क्या गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए महाराष्ट्र में सबसे पहले कौन सी क्रांति हुई थी, तो बच्चे अभिनव भारत क्रांति संगठन नहीं हुआ था, सबसे पहले चापेकर बंधुओं ने चार्ल्स रैंड और एम हर्स्ट की हत्या कर दी थी। अच्छा, एक मुझे अलग से स्टैटिक का क्वेश्चन आ रहा है, कहो तो मैं बता दूँ, ना भी कहोगे तो भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि बी.डी. सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बी.डी. सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर में है। या पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा का दूसरा नाम बदलकर क्या कर दिया, बी.डी. सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। कब कर दिया गया, 2002 में। तो आपसे स्टैटिक रेलवे और टैट या पैट जो भी समझो, बिल्कुल जो इसमें वनडे एग्जाम में बिल्कुल एक लाइन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें यही पूछ देगा, बताइए कि बी.डी. सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। किसका नाम बदल कर दिया, पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा का नाम बदल कर दिया गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? हर एक बच्चे को पता होगा, हर एक बच्चे को पता होगा, राम राजकुमार शुक्ल ने। याद होगा जब 1916 का जब कांग्रेस अधिवेशन तो नहीं कहेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की का मैं कह सकता हूँ शिलान्यास किया जा रहा था या उद्घाटन हो रहा था, उस समय ये गांधी जी जो थे ना अधिवक्ता के रूप में गए थे, वहाँ बोल रहे थे बढ़िया, वक्ता के रूप में, अधिवक्ता नहीं वक्ता के रूप में गए थे, बढ़िया भाषण दे रहे थे। तो वहाँ राजकुमार शुक्ल को पता चला ये तो वही गांधी है जो अफ्रीका में अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दी थी, तो भाई इससे मिलना पड़ेगा। अगर ये मिल गया मुझे तो ये पक्का है कि बिहार में जो अंग्रेज़ों का मेरे ऊपर ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है ना, तो ये थोड़ा सा सिस्टम टाइट कर देगा। चलिए राजकुमार शुक्ल मिलते हैं गांधी जी से और कहते हैं भाई साहब चलिए हमारे साथ चंपारण, हम हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो गई है और हमारे कुछ महान विभूति लोग भी हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, शायद आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गांधी जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं खुद चल कर देखूँगा। चलिए चलिए गांधी जी चलते हैं। और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। जब हम चंपारण को थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो फिर हम पूरा ही पढ़ लेते हैं। तो जब वो गए तो वहाँ पे सत्याग्रह प्रारंभ के उन्होंने दो प्रमुख कारण थे। चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया, याद होगा कब किया था? 1917 में। याद करना 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया। कब किया? 1917 में। और मैं ये भी कह सकता हूँ गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन आएगा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह, पहला, याद रखो पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि ये यहाँ पे होता क्या था। यहाँ पे भैया ये था कि 3 कठिया प्रणाली खेतों में, या कह सकते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा 3 कठिया प्रणाली लागू की गई थी। 3 कठिया प्रणाली सर होती क्या है? 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली होती है कि एक खेत के 20 भाग कर दिए गए और 20 में उन्होंने कहा कि 3 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य है। तो फिर से नील की खेती करना अनिवार्य है तो नील से क्या नुकसान था? नील से ये था कि इसकी जड़ें लंबी होती थी जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती थी और इस पर दोबारा उगती नहीं थी कोई भी चीज़। अच्छा, तो इससे क्या होता था कि एक समय बाद क्या होगी, पूरा खेत बंजर हो जाएगा, तो उस किसान को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस 3 कठिया प्रणाली को रोकना था। तो गांधी जी ने तुरंत क्या किया? सत्याग्रह किया। और सत्याग्रह करने के बाद अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी पड़ी और गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह को कंप्लीट किया तो भाई साहब इनकी बाबा हो गई। और बाबा हो गई तो यह समझ में आ रहा होगा कि व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। वो कह रहे वाह साहब वाह, तुम तो भाई साहब भारत में भी बिल्कुल बैंड बजा दिए सबके। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन सक्रिय, या मैं कह सकता हूँ सफल बनाने के बाद इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महान है जो आत्मा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट करके बुलेट पॉइंट बना के लिख लो कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दी थी? चंपारण आंदोलन के सफल होने के बाद। क्वेश्चन आएंगे चंपारण, दूसरा हो जाए खेड़ा, अहमदाबाद, चौथा देंगे असविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, कि किस आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी? चंपारण सत्याग्रह की। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भाई साहब ये पॉइंट मत भूल जाना। चलिए अभी 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 हाल ही में बीपीएससी में जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसमें लड़कियों वाले पेपर में शायद मुझे लगभग याद है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे। तो पहले इंपॉर्टेंट व्यक्ति नाम बता दे रहे। एक तो भाई सब कस्तूरबा गांधी थी, नरहरि पारेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत नीचे लिखे रहते हैं लेकिन ये नरहरि पारेख हमेशा पूछे जा रहे हैं, ये चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। जेबी कृपलानी का सुना होगा, जे झंडा समिति के अध्यक्ष रहे हैं जेबी कृपलानी, याद रहेगा। 2 हो गए। राजेंद्र प्रसाद जी, गांधी जी से पूछा जाएगा कि बताइए राजेंद्र प्रसाद जी का सबसे पहली भेंट गांधी जी की कहाँ हुई थी? चंपारण सत्याग्रह के समय हुई थी। याद रहेंगे 3, नरहरि पारेख और राजेंद्र प्रसाद जी को बिल्कुल दिमाग से उतरने मत देना कि बताइए इनमें से चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के सहयोगी और कौन कौन थे? तो नरहरि पारेख थे, राजेंद्र प्रसाद थी, जेबी कृपलानी थे और एक नाम कस्तूरबा गांधी था। और भी हम अगर बताना चाहें तो महादेव देसाई, तो हाँ लगभग बिल्कुल काफ़ी बच्चों के दिमाग में यही था महादेव देसाई, तो मैंने वो भी लिखवा दिया। एक और हैं अगर लिखना चाहो तो बृज किशोर प्रसाद जी, लेकिन 3 नाम इंपॉर्टेंट है, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, राजेंद्र प्रसाद जी। अब ये क्वेश्चन और फंसाता है काफ़ी लोगों को और गूगल भी कर लेते हैं लोग, फिर भी कन्फ्यूजन रहता है। और ये पैट में पूछा गया जहाँ तक कि बताइए चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी का सफल आंदोलन के बाद, सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? बच्चे के ऑप्शन में रहते हैं, एक रहता है खेड़ा और एक रहता है अहमदाबाद।
अब दोनों में ये लगता है सर हमने तो अहमदाबाद पढ़ा, कोई बच्चा कहता है खेड़ा। तो भाई साहब चंपारण जैसे ही विजय हुआ तुरंत के तुरंत चंपारण के बाद सीधे वो कहाँ आए थे, अहमदाबाद आ गए थे। याद रहेगा, खेड़ा नहीं आए थे, अहमदाबाद आए थे, याद रखना, अहमदाबाद पहले आए थे। भी जो आपकी भूख हड़ताल थी वहाँ पे, क्योंकि चंपारण के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के खेड़ा, नहीं तो आप पहले खा लो पेड़ा, हो जाएगा आपका गलत। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों में से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? सभी को पता होगा 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल सबको पता होगा, नहीं पता तो फिर से सुन लो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पूछा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? तो विकल्प में होगा सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, पहला बंग भंग आंदोलन, चौथे पे लिखा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने बुराई की और कहा कि मैं अंग्रेज की कोई भी उपाधि नहीं रखूंगा, तो उपाधि तुरंत के तुरंत त्याग दी थी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय या जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो उससे पहले कौन सी बड़ी घटना हुई थी? तो आंसर है कैसे कह सकते हैं सर, रॉलेक्ट एक्ट का आना, रॉलेक्ट एक्ट का आना, रॉलेक्ट एक्ट का आना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ का था 1919, अकेला याद नहीं रखना पड़ेगा भाई साहब, 13 अप्रैल जरूर याद रखिए, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया जो हत्याकांड था रॉलेक्ट एक्ट के विरुद्ध चलाया गया था, याद होगा। और इस आंदोलन को कुचलने हेतु दमनकारी षड्यंत्र था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे? अब इतना तो सब लोगों ने याद कर लिया होगा, लगभग सभी ने। अब क्वेश्चन आएगा कि जो 1919 में जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके लिए एक जांच कमेटी गठित की हुई, क्योंकि अंग्रेज कह रहे थे भाई साहब 100-200 लोग मरे, जबकि भारत के लोग कह रहे थे लगभग 1000 लोग मारे गए। तो अब कैसे? तो इसकी जांच हुई थी। इस जांच के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी? हंटर समिति। तो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे क्या, हंटर समिति का गठन कब हुआ था? एक तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 1919 वाली, 1919 में हुई थी। और एक हंटर आयोग था जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, है ना, तो 1882 का था वो, ठीक है, हम लोग अभी वो नहीं पढ़ेंगे। हंटर ये समिति है, हंटर समिति। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? आंसर हो जाएगा हंटर समिति। कब गठित की गई थी? 1909 में। तो कांग्रेस पार्टी ने किसे अध्यक्ष बनाया था इस जांच का? ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन आएगा क्या कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन, क्योंकि खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे अभी, खिलाफत आंदोलन के जो अध्यक्ष थे तो वहाँ पे गांधी जी को बनाया गया था, रॉलेक्ट एक्ट से संबंधित में गांधी जी थे, लेकिन यहाँ पे हंटर आयोग में मदन मोहन मालवीय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहेंगे आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको हम इंपोर्टेंट कर लो, 5 स्टार। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पैट में 100% देख लो इस साल छपेगा, या सुपर टैट में देख लो 100% छपेगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924। और ये कहाँ पड़ता है बेटा? बेलगांव। क्वेश्चन आएगा गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, बेलगांव अधिवेशन। तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की? बेलगांव अधिवेशन की। कब की थी? 1924 में की थी। ठीक है, बेलगांव। अब तो ये पूछे बेलगांव है कहाँ? कर्नाटक में, याद रहेगा, कर्नाटक में है। अब कांग्रेस की स्थापना सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हमने कहा ना एक भी क्वेश्चन ना छूटे और सारी PDF से फंस जाए तो मज़ा ना आ जाए। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। लेकिन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई कर दूँ मज़ा आ जाएगा। अब देखते क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और स्थान क्या था? गोकुल।
गोकुल, ये नहीं है गोकुल, ओ की मात्रा है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन समझो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई थी। अब थोड़ा सा ये जो मैं कह रहा था ना, मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ये कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? तो क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था? नहीं, जब 1885 में ये बना था ना, उस समय था इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो फिर ये कांग्रेस नाम कहाँ से आया? कांग्रेस नाम आपको पता होगा दादा भाई नेहरू ने दिया, तब इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं होके भारतीय राष्ट्रीय संघ हटके क्या लग गया? कांग्रेस। तो क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय उसका नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब पड़ा? 92 में, या हम कह सकते हैं दादा भाई नेहरू ने दिया। बिल्कुल याद हो जाने चाहिए ये सारी चीज़ें। शुरू के 4 अधिवेशन एक बार में याद करा देते हैं उस तरह से। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, यहाँ पे क्या पड़ता है? मुंबई। फिर आप जाएँ यहाँ पे, सीधा यहाँ पे जाएँ कलकत्ता, फिर नीचे आ जाएँ आपका मद्रास, फिर ऊपर चले जाएँ ऊपर इलाहाबाद। इस तरह से चारों याद हो जाएंगे। अगला है फरेजी आंदोलन। अब ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं मॉडरेट भी है, और मैं कह सकता हूँ अगर आपके लेवल पे है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसको डीप नहीं लेंगे। हाजी शरीयतुल्लाह, इसके ये कौन थे? अध्यक्ष थे। कब स्थापना हुई थी? 1838 में। इस विद्रोह का जो प्रचार प्रसार किया था, शरीयतुल्लाह के पुत्र थे मोहम्मद मुहसिन, जिसे दादू मियाँ कहते थे, दादू मियाँ। इसलिए इसको बस इतना ही पढ़ लो अभी के लिए, क्योंकि इसका मोपला विद्रोह और ये सब काफ़ी विद्रोह हैं, हम लोग आगे जाके देखते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है आज के दिन का। मैं कहूँ मेरा फेवरेट क्वेश्चन ये है। साइमन गो बैक, क्वेश्चन देखो कितना मज़ेदार है। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया? बच्चन उठाया सी और सीधा बढ़ के आगे घर, वो कहने लगा पापा वहाँ 1 नंबर पक्का हो गया, आज साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय दे गए थे। अब बच्चे ने, और जब आंसर की आई तो उसमें भाई साहब चच्चा बैठे हैं, यूसुफ मेहर अली। अरे ये कैसा क्वेश्चन भाई साहब? उसमें ये थोड़े ना पूछा था कि साइमन गो बैक का नारा लगाते समय किसकी हत्या हो गई थी, या किसकी लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन का गठन 1919 के, देखो 1919 के, अब कहो सर 1919, हमने तो 28-27 पढ़ा है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को किया गया था। अब भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हर 10 वर्ष में आना था, लेकिन 10 वर्ष में नहीं आया, पहले ही आ गया। 1919 के बाद 1929 में आना चाहिए था, 2 वर्ष पहले ही आ गया। तो साइमन आयोग के नियुक्ति के समय भारत सचिव कौन थे? कितना प्यारा क्वेश्चन है। किसी बच्चे को भी नहीं अगर पता है तो ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर देना, नहीं तो आप कह देना सर हमें नहीं पता था। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय भारत के सचिव जो थे बर्केनहेड थे। बर्केनहेड ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने कहा ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है आज का। हर दिन मैं कहूँगा ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट रहेगा। वो ये है कि साइमन कमीशन किसने दिया? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली ने। और दूसरा क्वेश्चन, जब साइमन आयोग आया था, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, उसमें भारत सचिव कौन थे? बर्केनहेड थे। और साइमन जब कमीशन आया तो उसमें कितने व्यक्ति थे? 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, और 7 के 7 अंग्रेज होने के कारण, इसमें भारतीयों को शामिल न होने के कारण इसका विरोध किया गया, और इसे एक और नाम से जाना गया, सोएत कमीशन। क्वेश्चन आएगा सोएत कमीशन किसे कहा जाता है? आंसर होगा साइमन कमीशन को। ठीक, चलिए अब हम यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन ने बढ़ा दी, एक तो बर्केनहेड वाला बढ़ा दिया, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं कि दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन को पूर्ण बहिष्कार का निर्णय किया गया था। अब ऐसे डीप क्वेश्चन पूछे जाने लगे कि अब तक वो खत्म हो गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब क्वेश्चन आएगा कि बताइए साइमन कमीशन का विरोध किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? तो मद्रास अधिवेशन 1927 के, मद्रास अधिवेशन 1927 के। चलो सर ठीक है, हमने याद कर लिया, लेकिन अगर मैंने पूछ दिया बताइए 1927 में जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, उस समय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? M.A. अंसारी ने। M.A. अंसारी ने। मैंने कहा ना, विश्वास करो 5 वीडियो आपका पूरा मॉडर्न कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मन नहीं करता मेरा आगे बढ़ने का, ये लगता है कि भाई साहब एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे ख़त्म कर दो। देखिए लाला लाजपत राय से थोड़ा सा एक दो और जोड़ लेते हैं। इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है, लाहौर में से शेरे पंजाब, याद रखो शेरे पंजाब की उपाधि नहीं दी थी। अब लाला लाजपत राय के सिर में लाठी गली थी, याद होगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब मैं तुमसे कहूँ लाठी किसने मारी थी? पुलिस का जो कैप्टन था, कैप्टन स्कॉट, याद रखो कैप्टन स्कॉट की लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब स्टार पॉइंट बना के लिख लो, स्टार पॉइंट बना के। अच्छा क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं क्योंकि मन नहीं मानता है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। इसी तरह यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 42 नहीं याद करना, आपको करना है भारत छोड़ो आंदोलन। नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली। गांधी जी ने नहीं दिया था, उन्होंने करो या मरो का दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन दिया था यूसुफ मेहर अली ने, और यूसुफ मेहर अली ने एक और दिया था, साइमन गो बैक। और कल जो भी वीडियो देखे, आज जो वीडियो देख रहा होगा या कल देखेगा, वो कहेगा सर मैंने तो कुछ पढ़ा है, इससे पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? सभी को पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। और ये हमारे एक स्टूडेंट भी हैं, उनको भी इसी नाम से उपाधि मिली है, हमारे बड़े भैया ने दी है ना, अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी का दूसरा नाम था पश्चिमी सीमा, मतलब ये कह सकते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया में पाकिस्तान, क्योंकि पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। खुदाई खिदमतगार, नाम क्या है इसका? किसका? खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया, लाल कुर्ती आंदोलन उसी का नाम था। खुदाई खिदमतगार संगठन, खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? फ्रंटियर गांधी ने। फ्रंटियर गांधी का दूसरा नाम खान अब्दुल गफ्फार खां। इनने कौन सा आंदोलन चलाया था? लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन का दूसरा नाम खुदाई खिदमतगार संगठन। ठीक, अब मुझे थोड़ा सा और मन लग रहा है कि मैं 2-4 क्वेश्चन अब्दुल गफ्फार खां से और बता दूं, क्योंकि मुझे कुछ व्यक्ति का नाम देखते ही क्वेश्चन दिखने लगते हैं। इनकी प्रमुख पत्रिका पूछी जाती है, पख्तून पत्रिका किसने प्रकाशित की? पख्तून भाई साहब अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खां। अब ये क्यों रह जाए? पुरुषोत्तम दास टंडन, ये उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन, याद रहेगा। ठीक, एक और इनसे जोड़ लो, मज़ा आ रहा होगा। तो इनको राजश्री के नाम से भी जानते हैं। राजऋषि तो अच्छा लगा, राजश्री याद कर लो। राजऋषि नहीं, राजश्री तो गलत हो जाएगा, राजऋषि। तो कुछ किनको राजऋषि के नाम से भी जाना जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को राजऋषि भी कहा जाता है। चलिए, आज तक अगर आपने ये क्वेश्चन सुना हो तो मुझे बताना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशभक्तों का देशभक्त। ये आपके पैट में तो पूछे ही जाने हैं, और आपका जो सुपर टैट होना है वहाँ पूछे जाने। देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त। चलिए, ये क्या रह गए, ये भी इनका सभी लिखवा दे रहे हैं। आई थिंक मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद हैं, इन्होंने कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशनों में भाग लिया है। याद रहेगा, सबसे ज़्यादा अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की है कांग्रेस के अधिवेशन की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 40 से लगभग 45 तक 6-7 साल इन्होंने किए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। याद रहना चाहिए भाई सब, एक एक पॉइंट है, लेकिन मज़ा तो अभी नहीं आया। इनका पूछा जाए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो वास्तविक नाम है, नाम क्या है? गुलाम मुईउद्दीन। किनका? खान अब्दुल गफ्फार का साथ दूसरा नाम भी था जी, उनका असली नाम यही है, गुलाम मुईउद्दीन, और कहा जाता था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर आप लोग वीडियो बीच हम यही देखना चाहते हैं, क्लास आपने पूरी देखी या बीच में ही ख़त्म कर दी, तो बताइए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे अंतरिम सरकार में ये कौन थे? अगर अंतरिम सरकार में नहीं थे तो पहली जब हमारी संविधान बना था उस समय इन्हें कौन सा पद दिया गया था? हमें लगभग सारे क्वेश्चन कराते चल रहे हैं, आप बस क्लास में जुड़े रहिए। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। तो लंदन का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सभी को पता होगा, गांधी इरविन देखो ये है, गांधी इरविन यही हो जाएगा। इनकी कह सकते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद गांधी जी मान गए थे कि ठीक है मैं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हुआ कब था?
आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम अगर किसी बच्चे को पता है तो वैसे रिवीजन कर लो, अपने मुंह पे पहले अपने मुंह से बोल लीजिए, नहीं पता 3 सेकंड के बाद। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ। गांधी इरविन समझौता को दूसरा नाम बेटा दिल्ली समझौता, क्या बोला जाता है इसको? दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को, गांधी इरविन समझौते को सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा। दो महात्माओं का मिलन कहा किसने? सरोजिनी नायडू ने। किसे? गांधी इरविन समझौता को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। किस किस के बीच हुआ था? गांधी इरविन के बीच हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इस समझौता ने गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति दिखाई। और जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो सभी को पता होगा, 7 सितंबर से लेके 7 सितंबर से लेके दिसंबर 1931 तक लंदन में चला था। सम्मेलन के समय, मैं कह सकता हूँ गोलमेज सम्मेलन के समय, इंग्लैंड के या लंदन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रहेगा, तो पूछा जाता है ये क्या हो रहा है भाई? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन क्या है? द्वितीय गोल सम्मेलन के समय बताइए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और उस समय वो भारत का सचिव था, वो कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। क्या बोल दिया ये आपने? भारत का सचिव कौन था? सॉरी, भारत का सचिव तो ये गलती हो गया। भारत का सचिव, भारत का वायसराय वेलिंगटन था। भारत का वायसराय कौन था? वेलिंगटन था। थोड़ा कटिंग कर लेना अगर आप लोग जल्दी जल्दी लिख रहे हो तो। सचिव कौन था? सैमुअल हॉर थे। सैमुअल हॉर। क्यों? क्योंकि बेटा आज के पेपर में ये खत्म हो गया कि बताइए गांधी इरविन समझौता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय, या दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, गांधी जी किस में सब भाग लिए, तो लिख दे रहा है, बता दे रहा है। दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। क्वेश्चन आएगा किस गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ कांग्रेस ने भाग लिया था? दूसरे में। किस में सरोजिनी नायडू ने लिया था? याद रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछना। बताइए किस गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था? तीसरा क्वेश्चन, अम्बेडकर जी ने, बाबा भीमराव जो अम्बेडकर जी थे, दादा साहेब, उन्होंने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट्स में लिखना है। थोड़ा सा और 2-3 क्वेश्चन इसमें जोड़ लेते हैं। वो क्या क्या हो जाएंगे कि ये हुआ कहाँ था? तो ये लंदन के सेंट जेम्स पैलेस स्थान है। सेंट जेम्स पैलेस में वहाँ हुआ था। और एक वहाँ का पत्रकार था जिसका नाम था फ्रैंक मॉरिस। आई थिंक राइट हूँ मैं, फ्रैंक मॉरिस। उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा। अर्धनग्न फ़कीर, ये थ्योरी सीधे सीधे पूछ देती है। बताइए अर्धनग्न फ़कीर गांधी जी को किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस ने। कहाँ कहा? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कब कहा था? जब ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, खटर खटर करके वो चढ़ते जा रहे थे भाई साहब। उसने ये क्या, ये तो अर्धनग्न फ़कीर है, ये तो मैं तो सोच रहा था कोई बहुत बड़ी ताकत होगी गांधी नाम का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो अर्धनग्न फ़कीर है। वहीं एक बैठे व्यक्ति थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इन्होंने तो अर्धनग्न फ़कीर बार बार से संबोधित कर दिया। अरे सर, हमने तो ये चर्चिल पढ़ा था, आपने तो फ्रैंक मॉरिस लिखवा दिया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर बार बार कहकर संबोधित किया था, जबकि अर्धनग्न फ़कीर फ्रैंक मॉरिस ने भी कहा है। अब क्वेश्चन समझो। गांधी इरविन समझौता के दौरान ध्यान देखो, गांधी इरविन समझौता के दौरान जो एक आंदोलन चल रहा था, अगर किसी को याद हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन आएगा कि गांधी इरविन समझौता के दौरान गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्योंकि दांडी मार्च हुआ था। दांडी मार्च नमक उठाया और कानून तोड़ा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनकी 11 सूत्री मांगे पूरी करवानी थी। अगर समझ में आ गया हो तो लिख लेना। और जब देखा कि वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई है, तुरंत के तुरंत आ गए और 3 जनवरी 1932 को दोबारा से पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। पूरा समझो, 1931 में 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, बात नहीं सुनी गई। फिर गांधी इरविन समझौता होता है, फिर गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन के बाद आते हैं वापस और फिर से ये इसको चालू कर लेते हैं।
अगला है 1927 में जो बटलर समिति आई थी। पहला क्वेश्चन, बटलर समिति कब आई थी? 1927 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो आज ही हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी तो यार और हैं। चलिए 3 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, देखते हैं। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ किया गया था? याद करो, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो किस चक्कर में हो गया था? हैं? तो याद होगा कृष्ण मिशन। कृष्ण मिशन आया था ना 1942 में। वो आया कब था? 23 मार्च 1942 में। 23 मार्च 1942 में। कई लोग बहुत गलत करते, क्या पता ये लगा देते, क्या ये लगाते, कृष्ण मिशन दिमाग में नहीं आता। तो किसकी प्रतिक्रिया के प्रारंभ हुआ था कि इसकी बात ही नहीं सुन रहे उन्हें कि अब आएगा भारत को डोमिनेंट बनाना है, आज़ाद करना है, अब आएगा, लेकिन नहीं आ रहा था। तो कृष्ण मिशन को आया तो उसके बाद तुरंत भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मज़ा आ गया। चलिए अब उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनाएंगे, मज़ेदार, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। अब तबीयत के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो क्लास बोरिंग भी लग रही होगी अब लास्ट में जब टफ क्वेश्चन आने लगते हैं। 1 घंटा पढ़ने की तो ऐसा आदत डालनी पड़ेगी आपको कि जो चित्तू पांडे थे, चित्तू पांडे के नेतृत्व में सर्वप्रथम समानांतर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा, तो नहीं चलो निकलो बाहर। तो उन्होंने कहा मैं खुद का प्रधानमंत्री, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे, ये सरकार बना ली उन्होंने। चित्तू पांडे ने कहाँ कर ली थी? तो ये बलिया में कर ली थी। क्वेश्चन आएगा कि बताइए बलिया में समानांतर सरकार स्थापित कर ली थी किसने? चित्तू पांडे ने। या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सर्वप्रथम समानांतर सरकार स्थापित की थी? उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी, बलिया से। किसने की थी? चित्तू पांडे ने। अगर जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो इसका रिवीजन मार देंगे एक बार। चलिए बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? बेबेल योजना की गई 1945 में। कब की गई? 1945 में बेबेल योजना। अभी बेबेल योजना के लिए इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 1945 14 जून 1945 को। अगला क्या है? ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये कथन किसका है? अगर किसी को याद है तो बता दीजिए। लॉर्ड एटली ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं हम लोग कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी टाइम नई क्लास में।